जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी का मैथ का एक प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे और इस क्लास में जितने भी प्रश्न है वो सभी आपको 21 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 में आए हुए पूरा पेपर मिलेगा। आप जानते हैं जितना भी एसएससी जीडी का मैथ का सिलेबस है सेम सिलेबस आपका आरपीएफ कांस्टेबल का है और यही सिलेबस आपका रेलवे एनटीपीसी का। तो आज की ये क्लास आप लोगों के लिए तीनों जगह काम कर जाएगी, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर आरपीएफ की। ये प्रैक्टिस सेट तीनों के लिए काम करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहां कहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 120 रुपया है और लाभ का परसेंटेज 10 है। तो विक्रय मूल्य का हमें मान बताना है। भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अब जानते हैं किसी वस्तु पर आपको लाभ कब होता है, जितने रुपए में आप खरीदो अगर उससे ज्यादा रुपए में आप बेच दोगे तब आपको लाभ होगा। तो 10% का लाभ हुआ है। अगर हम ये कहें कि हमने कोई वस्तु 100% में खरीदी है और उसे 110% में बेच दिया, या 100 रुपए की चीज को अगर 110 रुपए में बेच दिया है तभी तो आपको 10% का लाभ होगा। 100 की चीज अगर 110 में बेचोगे तो 10% का लाभ होगा और क्वेश्चन में भी कहा है कि 10% का लाभ हुआ है। यहां से हमें दिख रहा है ये इससे कितना ज्यादा है, 10% ज्यादा है। तो ये जो 10% है और क्वेश्चन में लिखा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 120 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर का मतलब इन दोनों को घटा दो, लेकिन जब अंतर लिखा हुआ हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया करो। यानी इसे अगर हम घटाएंगे तो हमारे हिसाब से तो 10% आएगा और क्वेश्चन में लिखा है ये 120 के बराबर है। अगर 10% की वैल्यू 120 के बराबर है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 120 के बटे में 10 आ जाएगा। अपने लोगों से पूछा है विक्रय मूल्य का मान कितना होगा, तो विक्रय मूल्य कितना माना गया है, 110%। अगर 1% का मान इतना है तो 110% का मान कितना होगा, ये विक्रय मूल्य पूछा गया है। अगर क्रय मूल्य पूछा जाता तो 100% की वैल्यू पूछी तब यहां पर 100 से गुणा करते। अब विक्रय मूल्य की वैल्यू पूछी तो 110 से गुणा कर रहे हैं। अगर इसी को कैलकुलेट करेंगे इस जीरो से, ये जीरो कैंसिल होगा, 120 और 11 की गुणा, ये जीरो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 13, 1320। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी क्वेश्चन में अगर क्रय मूल्य पूछा जाता तो 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। हमेशा याद रख लो, परसेंटेज के क्वेश्चन में आप कभी भी 1% की अगर वैल्यू पता कर ले रहे तो चाहे क्वेश्चन में फिर कुछ भी पूछा जाए सब कुछ बता सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 4 संख्याएं दे रखी हैं और इनमें से केवल एक संख्या ऐसी लिखी हुई है जो 11 से विभाज्य है। कोई भी नंबर 11 से विभाज्य कब होता है, इसका आप कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर कोई संख्या 11 से विभाज्य है तो उसके विषम स्थानों पर जो अंक हैं, विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, इन दोनों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 से कटने वाली कोई सी भी संख्या आ जाए। अगर ऐसा कहीं पर होगा तभी कहा जाएगा कि ये संख्या 11 से विभाज्य है। अब सम और विषम क्या होता है, देखो ये संख्या पहले नंबर पर है, ये दूसरे पर है, ये तीसरे पर है, ये चौथे पर है। सभी संख्याएं 4 अंकों की है। आप कहो हम नंबर इधर से लगाना चाहेंगे तो इधर से लगा लो, जिधर से आपका मन हो उधर से नंबर का सीक्वेंस आप लगा सकते हो। तो विषम पे कौन कौन है, 1 और 3। अब 1 और 3 को जोड़ लो और 4 और 2 को जोड़ लो, तो 1 और 3 6 और 8 कितना होगा, 14।
ये बन जाएगा 14, और 9 और 5 कितना होगा 14, 14 में से 14 जाएगा, 0 बचेगा, और 0 हमारे इस नियम में आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाज्य है। अब आपको कभी दूसरा नंबर अगर चेक करना है तो देखो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, ये बचेगा 10, 1 और 3 4 कितना हो जाएगा 5, और 3 और 0 0 होगा, ये 5 आ जाएगा, 9 और 6 कितना होगा 15, और 3 और 0 कितना होगा 3, ये बचेगा 12। इनमें से जिन जिन का अंतर या तो 0 आएगा या 11 आएगा या 22 11 से कटने वाली संख्या, वही संख्याएं 11 से विभाज्य होंगी। तो इसका अंतर 0 आ गया है। सम और विषम संख्याओं के अंकों का योगफल का अंतर अगर 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या आता है तो वही संख्या 11 से विभाज्य होती है। केवल पहले ऑप्शन में ऐसा हुआ है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप चाहें तो अलग अलग करके 11 से भाग करके देख लो। अगर 11 से भाग करोगे तो केवल पहला वाला नंबर पूरा पूरा कटेगा, बाकी कोई भी संख्या इनमें से ऐसी नहीं लिखी जो पूरी पूरी कट जाए। अगला क्वेश्चन देखो, एक विद्यार्थी के 6 विषय में प्राप्त औसत अंक 75 है। यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विषय में कुल अंक कितने होंगे। औसत का मतलब है एक विषय में इतने नंबर आए, तो अगर एक विषय में 75 नंबर आए हैं तो 6 विषय में कुल कितने नंबर हो जाएंगे, 6 विषय में कुल अंक कितने हो जाएंगे। भाई इसका जो औसत 75 है, इसका मतलब हर विषय में 75 के हिसाब से नंबर आए होंगे, तो 6 विषय में कुल अंक हो जाएंगे। 6 से गुणा करोगे, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45। अगर वो पूछता कि 6 विषय में टोटल नंबर कितने होंगे तो 450 नंबर होंगे। अब एक विषय में तो पता है हम लोगों को 80 नंबर आए हैं, तो एक विषय के अंक कितने दे रखे हैं 80 नंबर हो गए। अब पूछा है अगर 6 विषय में 450 नंबर आए और एक विषय में 80 नंबर आए हैं तो बचे हुए जो 5 विषय हैं उनमें कुल नंबर कितने होंगे। भाई 5 विषय के नंबर अगर निकालना है आपको तो इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये तो आप लोग अब तक समझ ही गए होंगे। अगर 7 विषय के पूछता अपने लोगों से, ये जो एक विषय के नंबर हैं ये भी इसी वाले में से कोई सा एक विषय होगा, तो 7 विषय के तो पूछने का सवाल ही नहीं बनता। अगर बनता तो जोड़ देते। अब फिलहाल इसे क्या करेंगे, घटाएंगे। 450 रुपए में से 80 रुपए कम करेंगे तो ये बचेगा 370, और 370 डी ऑप्शन है। ये एक ऐसा शब्द है 370, आप जानते हैं कहां कहां यूज होता है। जम्मू कश्मीर से पढ़कर देख लो, पता लग जाएगा कहां कहां यूज होता है। चौथा क्वेश्चन, एक रेडियो को 40% और 50% की दो छूट के बाद इतने रुपए में बेच दिया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ कितने रुपए होगा। मान ले रहे हैं अंकित मूल्य कितना है, x रुपया है। इस x रुपए की चीज पे हम 40% का एक डिस्काउंट देंगे और उसके बाद 50% का डिस्काउंट देंगे। एक चीज बताओ, अगर आपने किसी चीज पर 40% का डिस्काउंट दे दिया तो आपने कितने रुपए में वो चीज खरीदी होगी। भाई 60% में खरीदी होगी, और 50% का डिस्काउंट दिया है तो 50% में खरीदी होगी। यही तो मतलब हुआ इसका। तो x का अगर हम 60% निकालेंगे तो ये होगा, फिर 50% डिस्काउंट और दिया है तो 50% का अगर डिस्काउंट दे दिया तो 50% इसका और आपको निकालना पड़ेगा। और दो डिस्काउंट के बाद ये जो x रुपए की चीज थी वो कितने की हो गई है, 204 रुपए की हो गई है। इसे हल करो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो एक जीरो से ये कटेगा, दूसरे जीरो से ये कट जाएगा, और देखो कहीं पे कुछ कट रहा हो तो, और तो कुछ कट नहीं रहा, तो देखो इस वाले 5 से अपने लोग इसे काटेंगे, 20 पर आ जाएगा। अब ऊपर क्या, और अगर कटिंग करना चाहूं x के पास में 6/20 बचेगा और बराबर में 204 बचेगा। इस 6 से देखो ये 204 पूरा पूरा कट रहा होगा। 6 तियां कितना होता है 18, 2 बचा, 6 चौक 24, नीचे से 20 हटाएंगे, ये 34 के पास में गुणा में आ जाएगा। 34 और 20 की गुणा कितनी हो जाएगी, 680 रुपए। वो वस्तु जो होगी वो 680 रुपए की होगी,
और उस पर अगर 40% और 50% के दो डिस्काउंट दे दोगे तो फिर वही वस्तु कितने की रह जाएगी, 204 रुपए की रह जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इतनी है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग आप ये मानकर चलो कि अगर आपने 9th क्लास किया हुआ है तो वहां पर इससे बेहतर टॉपिक आपको नहीं मिला होगा। त्रिभुज अगर कहीं पर भी सबसे ज्यादा किसी क्लास में पढ़ा जाता है तो वो केवल 9th क्लास है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला याद कर लो, जिसका फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड फार्मूला है जो कहीं पर भी लगा दो। हालांकि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक हीरोन का सूत्र भी होता है, उसका प्रयोग तब करते हैं जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो और ऊंचाई ना पता हो। एक होता है जिसकी सिर्फ एक भुजा पता हो, यानी समबाहु त्रिभुज का फार्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, हर किसी को ये फार्मूला जरूर याद हो। और त्रिभुज अगर कहीं पर भी सबसे ज्यादा किसी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है वो आपका 9th क्लास होगा। समकोण त्रिभुज की उसमें कुछ भुजाएं पता भी नहीं है आपको, तो देख लो, इस तरह का समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 का बने। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा 17 सेंटीमीटर की होगी और ये कर्ण दे रखा है। अगर यहां लिख देते ये लोग कि ये कर्ण है तो सवाल थोड़ा सा आपको पहचानने में आसान हो जाता। अब इन्होंने कहा इसकी ऊंचाई 15 है, तो हमें ऊंचाई तो मालूम है लेकिन आधार नहीं मालूम है। 17 और 15 अगर दे रखा हो, यहां पाइथागोरस प्रमेय आप लगाओगे, इसका ये क्या दे रखा है, आधार। फिर ये आधार बताओगे, हालांकि आप डायरेक्ट बता सकते हो, बहुत बच्चों को पता होगा इसका आधार 8 आ जाएगा। 17 और 15 का ट्रिपलेट, जिन लोगों को ट्रिपलेट याद है वो डायरेक्ट बोल देंगे इसका आधार 8 आएगा। अगर किसी को ये नहीं पता है तो देखो कैसे आया होगा। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की जगह 17 लिखोगे, लंब की जगह 15 लिखोगे और आधार की जगह पता नहीं है। 17 का वर्ग 289 होगा, 15 का वर्ग 225 होगा, आधार ऐसे ही। इस 225 को अगर यहां लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 225 और यहां बचेगा आधार। ये 225 लिखा हुआ है, 289 में से अगर 225 कम करोगे तो ये 64 बचेगा, स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट लगेगा। कुल मिला के कह दो कि जो इसका आधार आएगा वो 8 का आएगा। ये बात आप डायरेक्टली बता सकते थे बिना कोई पाइथागोरस प्रमेय के। जिन लोगों को ट्रिपलेट याद होता है उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। फार्मूला यहाँ पे वैल्यू लगा दो, 1/2 लगाओगे, आधार का मान कितना है 8 और ऊंचाई का मान है 15। 2 से इसे काटेंगे 4 पर और 15 चौक कितना होता है 60। 60 कहां दे रखा है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, जहां P माइनस क्यू का मान दे रखा है, दो संख्याएं, एक P है और एक Q है, उन दोनों को अगर घटाएंगे तो 9 आंसर आएगा और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान 127 है। हमें बताना है P और Q की गुणा अगर करेंगे तो आंसर कितना आएगा। देखो ये लिखा है P माइनस क्यू का होल, केवल P माइनस क्यू दे रखा है अपने लोगों को और साथ में ये दे रखा है। अब आप यहां पे ये देखो, P और Q अलग अलग अगर पूछा जाता कि P का मान बताओ और Q का मान बताओ, तब भी आप इतनी ही चीजों से P और Q का मान भी बता सकते थे, वो भी बहुत आसानी से। यहाँ पे कोई ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें P और Q गुणा के रूप में इकट्ठे आते हो। तो केवल दो ही सर्वसमताएं ऐसी दे रखी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी इस सवाल में अगर अपनी मर्जी से हम लोग वर्ग कर दें तो यहां पर भी वर्ग कर दो और यहां पर भी, ये बन जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 9 का वर्ग कितना होता है 81। जहां ये दोनों लोग लिखे हुए हैं वहां पर देखो 127 लिख सकते हैं। अगर यहां पर 127 लिखा जाएगा तो ये 2pq ऐसे ही और बराबर में 81।
ये माइनस का 2PQ ऐसे ही लिखेंगे। अगर इस 127 को यहां लाओगे तो ये होगा माइनस का, इधर बचेगा माइनस का 2PQ बराबर में 81 में से अगर 127 रुपए कम करोगे, आप जानते हैं कहीं पर भी अगर कम में से ज्यादा बड़ी संख्या घटाते तो आंसर माइनस में आएगा। 81 में से अगर 127 नहीं कम कर पा रहे तो 127 में से 81 कम कर दो। 7 में से 1 कम करोगे 6, 12 में से 8 कम करोगे 4, वो भी माइनस का। इस माइनस से माइनस कैंसिल करोगे, 2 से 46 को काटोगे 23 पर। पी और क्यू का मान इकट्ठा कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। और 23 चौथे ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। जितने आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं एसएससी जीडी के, आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे कि इस प्रैक्टिस सेट में एक एक कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप क्वेश्चन समझ ले रहे हैं ठीक तरह से, तो आपको अच्छे से पता लग रहा होगा कि पेपर का जो पैटर्न है वो इजी है। लगभग पूरे सेट में आपको केवल 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें थोड़ी सी भी कैलकुलेशन हो सकती है, वरना सभी नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन देखो आए हुए हैं। किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है या ज्यादा है, तो हमें वो संख्या बतानी है। अगर आप इसे x मानकर करोगे ज्यादा टाइम लगेगा, केवल टेक्निक सीख लो। भाई संख्या का 27% और 13% 56 अधिक है, तो हम इनका गैपिंग निकाल ले परसेंटेज का। 27% से 13% होने में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 14 का। या हम ये कहना चाह रहे हैं कि 27% 13% से कितना ज्यादा है? 14%। आप बता रहे 14% ज्यादा और क्वेश्चन कह रहा है 56 ज्यादा है, बात खत्म हो गई। परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो ध्यान रखो हमेशा 1% की वैल्यू बताओ। अगर 14% का मान ये है तो 1% का मान कितना होगा? 56 के लिए 14 से भाग कर दो, इसे कैलकुलेट करोगे तो 14 चौक 56 हो जाएगा। अगर 1% का मान 4 है तो 100% का मान पूछा है तो फिर 100 से गुणा करो। 10% का पूछा है 10 से गुणा करो। 27% का पूछा है तो 27 से गुणा कर लो। 100% का मान होगा जो 4 1%, उसी में 100 से गुणा कर दो, 400 अपना आंसर आ जाएगा। वो संख्या 400। इस टाइप से देखो बहुत आसान बन गया ये क्वेश्चन। मासा का क्वेश्चन, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक संख्या है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 और दूसरी संख्या है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 6। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ पूछा। एचसीएफ का मतलब होता है आपका मासा पूछा है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या होता है? ऐसी चीज जो दोनों में लिखी हो। यहां पर 2 लिखा है 3 बार और यहां लिखा है 2 4 बार। तो अगर हम कह दें भाई 2 की पावर 4 कॉमन होगा तो 2 की पावर 4 यहां तो है ही नहीं। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इसे लिखोगे 3 बार और इस 3 को लिखोगे 5 बार। इस तरह से आप लिखकर और अच्छे से समझ सकते हो। इस 2 को लिखोगे 4 बार और इस 3 को लिखेंगे अपने लोग 6 बार। ये किसी संख्या के फैक्टर किए हुए हैं, तो फैक्टर करने की अपने लोगों को जरूरत नहीं है। केवल ऐसा नंबर बताओ जो दोनों में लिखा हो। तो देखो 2 यहां पे कितनी बार लिखा है? 3 बार और यहां पर लिखा है 4 बार, लेकिन हम तो 3 बार ले लेंगे कॉमन। यहां 3 कितनी बार लिखा है? 5 बार और यहां 3 6 बार लिखा है, लेकिन हम केवल 5 बार लेंगे। अपना आंसर जो आएगा वो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगर इसी क्वेश्चन में लासा पूछा जाता तो दोनों बातें पूछ सकता है भाई, कभी कभी वो आपसे लासा पूछ सकता है। तो लासा का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। वहां पर मल्टीपल लिया जाता है। 2 संख्याओं का अगर लासा आप निकालते हैं तो उनमें ये पहली संख्या है, अगर आप इनकी गुणा करोगे तो ये एक संख्या बनेगी, इन सबकी गुणा करोगे तो ये एक संख्या बनेगी। मासा जो आता है वो छोटी संख्या के बराबर आ सकता है या उससे भी कम आता है। लासा जो आता है वो बड़ी संख्या के बराबर आता है या उससे भी ज्यादा आ सकता है।
अगला क्वेश्चन, किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपए है, इसमें पहले 10% की वृद्धि करते हैं, फिर 15% की कमी करते हैं, घड़ी का अंतिम मूल्य बताना है। भाई कोई चीज इस समय 500 रुपए की है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसे 10% प्लस कर रहे हैं। अगर 10% बढ़ा रहे तो इसका मतलब यही होगा कि 100 रुपए की चीज 110 की कर रहे हैं। आसान सा काम भाई, 100 रुपए की चीज अगर 110 में करेंगे तभी तो 10% बढ़ाना कहेंगे। फिर कहा है 15% की कमी कर रहे हैं, 15% की कमी का मतलब है 100 रुपए की चीज अब 85 रुपए की कर रहे हैं। अगर यहां लिखा होता 15% बढ़ा रहे हैं तो 100 रुपए की चीज 115 की कर रहे हैं। भाई ऊपर क्या लिखना है, ऊपर हमेशा परिवर्तन लिखा जाता है, नीचे क्या लिखना है, किस पे परिवर्तन कर रहे हो। तो आप कहोगे ये तो 500 की चीज पे हो रहा है, तो 500 की पे तो ये हो ही रहा था, वो तो पहले लिख दिया, लेकिन अब तो 100 पे हो रहा है। 15% की कमी का मतलब है 100 रुपए की चीज अब 85 रुपए की हो गई है। इसे कैलकुलेट करेंगे जब, एक जीरो, दो जीरो से ये जीरो कैंसिल, तीसरे वाले से ये कैंसिल, 5 से काटेंगे तो ये 2 पर जाएगा। 85 और 11 की गुणा कितनी होगी, 11 पंजे 55, 11 अट्ठे 88 और 5 कितना हो जाएगा, 88 और 5 93। इसे 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, एक बचा, 2 छंग 12, एक बचा, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 पंजे 10, 467.5। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉडमास नियम का है। बॉडमास नियम कहीं पर भी आपको लिखा हुआ दिखे, उसका एक ही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल करेंगे, दूसरे नंबर पर ऑफ को हल करेंगे, तीसरे नंबर पर भाग को हल करेंगे, चौथे नंबर पर गुणा को हल करेंगे, पांचवें नंबर पर जोड़ को हल करेंगे और छठे नंबर पर भाग को हल करेंगे। जोड़ और घटाए में आप कोई भी चीज पहले और बाद में कर सकते हैं, क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा। इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, तो एक ब्रैकेट तो ये लगी हुई दिख रही है, केवल इस ब्रैकेट को हल करो, बाकी का क्वेश्चन भाई ऐसे ही लिखो। तो सबसे पहले 289 लिखोगे, भाग 68 भाग 4 गुणा, इस ब्रैकेट के अंदर देखो, सबसे पहले केवल इतने सवाल पर आप फोकस करना है, ऑफ कहीं नहीं लिखा है, डिवाइड करो। अब तो डिवाइड कहीं नहीं है, अब गुणा करो, ये बन जाएगा 12 अगर गुणा करेंगे। डिवाइड के बाद अब जोड़ेंगे, 14 रुपए और 12 रुपए अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 26, और 26 में से 9 कम करोगे तो 17 बचेगा। यानी ये जो ब्रैकेट लिखी हुई है वो कितने की है, 17 की है। अब इस ब्रैकेट का काम नहीं है, आप चाहो तो ये ब्रैकेट हटा सकते हो यहां से, ये वाली ब्रैकेट। जब इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो क्वेश्चन कुछ अपना ऐसा बनेगा। अब आप यहां पे आओगे तो आपको एक नया कोष्टक दिख रहा होगा, क्योंकि पहले तो ब्रैकेट ही हल करना, अब इतनी ब्रैकेट को हल करना है। तो 289 ऐसे ही भाग, ब्रैकेट के अंदर फिर से बॉडमास नियम लगाओगे तो आप गुणा नहीं कर सकते हो, पहले इससे भाग करोगे, 68 के लिए 4 से भाग करोगे और 17 से फिर गुणा होगी, 4 से इसे काटेंगे 17 बचेगा, और 17 और 17 की गुणा कितनी होती है, 289। और 289 को अगर 289 से ही भाग करेंगे तो आप जानते हैं, अगर सेम संख्या को उसी संख्या से भाग करते हैं तो आंसर 1 आता है, क्योंकि ये कट जाते हैं आपस में। 1 का मतलब है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इतने सरल क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर ये क्वेश्चन आप अपनी क्लास के केवल 5 प्रैक्टिस सेट अब तक कराए जा चुके हैं, इससे अभी और भी कराए जाएंगे। केवल आप कुछ मत कीजिए, मैथ क्वालिफाई करने के लिए सभी प्रैक्टिस सेट केवल लगा लो। दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं होगा। क्वेश्चन 11 देखते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसी कोई क्लास नहीं होगी या ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट नहीं होगा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहां पर इस टॉपिक का क्वेश्चन आपको ना मिल रहा हो। एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। केवल सिंपल सा एक बच्चों वाला फार्मूला याद कर लो,
साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 या पीआरटी बटे 100। इसमें से देखो 1 2 3 4 चार चीजों में से आपको 3 चीजें मालूम होंगी। क्या क्या मालूम है? साधारण ब्याज मिलता है, ये इतना हो गया साधारण ब्याज, 2275 रुपए साधारण ब्याज हो गया। निश्चित धनराशि पर हमें वो राशि बतानी, यानी मूलधन पता नहीं है। आर का मतलब है दर पर, ये हो गया आर का मान 13%। टी का मतलब 5 वर्ष, ये हो गया टी का मान 5 वर्ष, और बटे में 100। केवल इसे कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है। इसके नीचे क्या लिखा हुआ होगा? एक तो नीचे की संख्याओं से नीचे की संख्या काटो, ऊपर की संख्या से ऊपर की संख्या काटो। अगर इसे 5 से भाग करोगे कितना आ जाएगा? देखो 5 चौक 20 होगा, यहां बचा होगा 2, 5 पंजे 25, 2 बचा, ये फिर से 5 पंजे 25। अगर 13 से इसे भाग करोगे तो कितना आएगा? 13 तिया 39, 6 बचा, 13 पंजे 65। इधर अपना 35 बचा होगा, इधर बचा होगा P बटे 100। ये 100 यहां से हटाओगे तो ये 35 के पास पहुंचेगा। P बराबर आ जाएगा 35 और 100 की गुणा 3500। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 1000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से अगर 464 रुपए 10 पैसे हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर कितने % होगी? कभी भी आपसे अगर चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न में दर पूछा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मूलधन और मिश्र धन का अनुपात पता करना है बस। अगर मूलधन और मिश्र धन का अनुपात पता कर लेते हो तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। 1000 रुपए अगर ब्याज पर दिए हैं तो ये बन जाएगा मूलधन, और मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, दो चीजों को जोड़ दें। तो 1000 रुपए तो आपने ब्याज पे दिया है और 464 रुपए 10 पैसे, इनको जोड़ेंगे तो 1464 रुपए 10 पैसे, इतना आपका क्या होगा? मिश्र धन हो जाएगा। इन दोनों का अगर रेशियो आपको निकालना है तो सबसे पहले तो डेसिमल हटाओ, यहां से डेसिमल हटाएंगे, ये 10 यहां बटे में आएगा, और 10 अगर बटे से हटाएंगे वो इस वाले के साथ गुणा में पहुंचेगा, ये बन जाएगा 10,000 और ये बनेगा 1464, 14,641। अब इन दोनों संख्याओं को, ये मूलधन है ये मिश्र धन है, किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न में अगर दर पूछी जाएगी तो केवल यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। 2 वर्ष का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कैसा चल रहा है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने का, छमाई का ब्याज मिलना है। एक साल में 2 छमाई होती है, तो 2 वर्ष के क्वेश्चन में आपको मानना पड़ेगा ये 4 छमाई होती है। यहां पर अगर क्वेश्चन 1 साल का होता तो हमें क्या करना पड़ता है? 1 साल के क्वेश्चन में कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट हल होता है। 2 साल का क्वेश्चन है तो 2 घात का रूट लगेगा, 3 साल का है तो 3 का घनमूल का चिन्ह लगेगा या 3 पावर का अंडर रूट लगेगा। 4 घात का होता तो 4 पावर का अंडर रूट लगता। यहाँ पे 2 वर्ष है, अगर 2 वर्ष ही होता, वार्षिक लिखा होता तो अपने लोग इसका वर्गमूल निकालते। अब अपने लोगों को इसका 4th रूट निकालना पड़ेगा। जब 4th रूट निकालोगे 10,000 का 4th रूट 10 होता है और 14,641 का 4th रूट 11 होता है। इससे हमें पता लग रहा है कि 10 रुपए की चीज अगर 11 रुपए बन जा रही है तो 1 रुपए का ब्याज यहां से मिल रहा है। अगर 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है और इसके लिए दर में आप चेंज करोगे तो 1 रुपए का ब्याज 10 रुपए पर मिला है। 1/10 को क्या कहते हैं? डायरेक्ट भी बता सकते हो, जिन्हें डायरेक्ट नहीं पता है वो परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा कर लो। इस 0 से ये कैंसिल। अब बहुत ढेर सारे बच्चे 10% का ऑप्शन लगा के इसे सही कर देंगे। ये क्वेश्चन जो अपने लोगों से पूछा है वो वार्षिक ब्याज की दर पूछी है, जबकि अपने लोगों ने जो आंसर बताया है वो छमाई का बताया है।
एक साल में 2 छमाई होती है। अगर कोई चीज 6 महीने में 10% है तो एक साल में वो कितनी हो जाएगी? 20% हो जाएगी। 20% का मतलब है अपना दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, टी, यू और बी का औसत भार 42 किलो है। तो टी, यू और बी का औसत भार अगर 42 है तो आपसे कहा जाए भाई 42 किलो वजन के 3 व्यक्ति हैं। औसत का मतलब तीनों का वजन हम 42 मान सकते हैं। तो तीनों के वजन का जोड़ कितना हो जाएगा? 126 किलो हो जाएगा। टी और यू का औसत कितना दे रखा है? 40 किलो। ये दो लोग हैं तो 2 से गुणा करेंगे तो दोनों के वजन का जोड़ 80 किलो हो जाएगा। यू और बी का औसत कितना दे रखा है? 36। ये दो लोग हैं तो 2 से गुणा करेंगे 72 आ जाएगा। हमें केवल ये बताना है कि यू का वजन कितना होगा। अगर ये टी प्लस यू लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे हम देखो 80 किलो वजन रख सकते हैं। तो बी का वजन अगर पूछा जाएगा आपसे तो क्या करोगे? 126 में से 80 किलो वजन कम करोगे, ये बचेगा अपना 46 किलो। अगर बी का पूछा जाता तो 46 आंसर हो जाता। इन्होंने कहा है यू का बताओ, तो यू का मान हम यहां से बता सकते हैं, तब बता सकते हैं जब हमें बी का पता हो। अगर यू का आप कहो यहां से बताएंगे तो हमें टी का पता होना चाहिए। वैसे इस क्वेश्चन में यू का मान भी आपसे पूछा जा सकता है, बी का भी पूछा जा सकता है और टी का भी पूछा जा सकता है। यू और बी दो लोगों का वजन कितना है? 72। तो यहां से अकेले यू का वजन कितना होगा? तो कहोगे 72 में से ये वाला जो बी का वजन है वो घटा दो 46। जब घटाओगे यहां से दाई लोगे, 12 में से 6 कम करेंगे 6 बचेगा, 6 में से 4 कम करेंगे 2। इसका वजन आ जाएगा 26 किलो और ये तीसरे विकल्प में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जहां पे कहा एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य का मतलब हो गया मार्क प्राइस, क्रय मूल्य का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य से जो है 10% ज्यादा करो, अंकित मूल्य ज्यादा है। अगर हम क्रय मूल्य 100 रुपए मान लें तो अंकित मूल्य 110 रुपए मानना पड़ेगा। यहां से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, इसे कहते हैं मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, इसे कहते हैं क्रय मूल्य और इसे कहते हैं अपने लोग विक्रय मूल्य। तीनों चीजें यहां पे आपको जरूरत पड़ेंगी तभी बाकी का क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि लाभ का परसेंटेज पूछा है अपने लोगों से। यहां से अगर दोनों चीजों में रेशियो निकालें तो आसानी से देखो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 11:10 बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा है अपने लोगों से? अगर 11 रुपए की छूट के बाद कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है वो 132 रुपए है, 11 रुपए की हम छूट कर रहे हैं तो कुर्सी 132 रुपए में बेच रहे हैं। अब अगर ये कहा जाए छूट ना करते तो कुर्सी कितने रुपए में बेची होगी? अगर छूट ना करते तो छूट ना करने पर कुर्सी की जो कीमत होती वो कितनी होती? तो 132 रुपए में तो बेची और 11 रुपए का डिस्काउंट किया है, ये आ जाएगा 143 रुपए। और 143 किसी चीज पर अगर छूट नहीं दी है, 100 रुपए की चीज है, आप उसे 88 रुपए में बेच दे रहे तो 12 रुपए की छूट कर दी। अगर छूट नहीं कर रहे तो वो 100 रुपए उसका क्या होगा? अंकित मूल्य होगा। ये क्या आ जाएगा? एक तरीके से हम कहेंगे ये अंकित मूल्य निकल कर आ गया है। अगर अंकित मूल्य 143 रुपए है और यहाँ पे आप कह रहे हो 11 अनुपात है, तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक ही तो बोल रहे हो भाई। 11 अनुपात किसके बराबर होगा? 143 के बराबर होगा। 11 से इसे भाग करोगे तो 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33। एक अनुपात किसके बराबर आ जाएगा? 13 के बराबर आ जाएगा। अगर 1:13 के बराबर है तो 11 की वैल्यू तो हमें पता है, इस 10 की वैल्यू अगर निकालोगे कितना होगा? यहां 13 से गुणा करोगे, 130 रुपए में वह वस्तु क्रय की गई होगी। इतने रुपए में क्रय की गई है और बेची कितने में है? 132 रुपए में।
अगर 130 रुपए की चीज 132 रुपए में बेच रहे हो तो आपको फायदा हो रहा है या नुकसान? सीधी बात, 130 रुपए में खरीदी है, 132 रुपए में बेच दी है, लाभ कितने रुपए का हो रहा है? 2 रुपए का। इसी लाभ का परसेंटेज बताना है। कभी भी अगर लाभ प्रतिशत में बनाना है तो 2 रुपए का लाभ कितने रुपए पे हुआ है? 130 पे हुआ है। परसेंटेज निकाल रहे हो, 100 से गुणा कर लो। इसे कैलकुलेट करेंगे अगर तो कितना आएगा? देखो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 10 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी? 20 और बटे में 13। 13 से इसे भाग करोगे, 13 एकम 13 आ जाएगा। पॉइंट लगा के यहां बचा होगा 7, 7 के आगे जीरो लगाओगे, 13 पंजे 65। 1.5 के आसपास आपका आंसर आएगा और ये चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपए है और हानि का परसेंटेज कितना दे रखा है? 32% अगर कहीं हानि लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? 100 रुपए की वस्तु को आप 32 रुपए कम करके बेच रहे हो, यही तो मतलब होगा। तो 100 रुपए की चीज में से अगर 32 रुपए कम करेंगे, 68 रुपए आ जाएगा। किसी चीज पे लिखा होता 32% लाभ, इसका मतलब 100 रुपए की चीज में 32 रुपए बढ़ाकर बेच रहे हैं 132 पर। ये जो 100 रुपए है ये क्या होगा? किराए मूल्य होगा, और ये क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। 100 रुपए की चीज पर 32 का नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब 32 कम किया जा रहा है। इसी क्वेश्चन में लिखा होता 32 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 132 में हो रहा है। अब आप कह रहे हो कि 68 रुपए में बेचा जा रहा है और किताब में लिखा हुआ है 306 रुपए में बेचा जा रहा है, तो दोनों लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये परसेंटेज में बता रहे हैं, 68% किसके बराबर है? 306 के। और पुराना कॉन्सेप्ट याद कर लो, परसेंटेज के क्वेश्चन में हमेशा एक परसेंटेज की वैल्यू निकालो। 68% अगर 306 के बराबर है तो 1% कैसे निकालोगे? 68 से भाग कर दो। 17% 306 के बराबर है तो 1% कैसे निकालोगे? 17 से भाग करोगे। 68 से डायरेक्टली क्या ये कट जाएगा? देखो कितने पर जा रहा है। अगर ये पूरा लगभग 70 होता तो ये 4 पर चला जाता, तो इसे कट कर, अगर आप कट करना नहीं चाह रहे हो, आपको लग रहा है कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो ये चेक कर लो पूछा क्या है। पंखे का क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य का मतलब है अपने लोगों से 100% पूछा है, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य का मान 100% है। तो 100% कैसे निकालोगे? कहोगे इसी में 100 से गुणा कर दो। अब इसे कैलकुलेट कर लो। जैसे इसे कैलकुलेट करेंगे अपने लोग, कितना आंसर आएगा भाई? 4 से काटेंगे 17 और 4 से काटेंगे 25। अब देखो ये 17 से अगर डायरेक्ट काटेंगे, 17 एकम 17 होता है, यहां कितना बचा होगा? 13। 13 आके यहाँ 136 हो जाएगा। 17 अट्ठे 136। 100% जो बनेगा वो 18 गुणा 25 के बराबर होगा। 18 पंजे 90 होता है, 9 हासिल, 18 दूनी 36 और 9 45। 450 आंसर होगा और 450 तीसरे विकल्प में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है सीमा एक काम को 120 दिन में करती है, अंजलि उसी काम को 144 दिन में करती है, सोनिया उसी काम को 180 दिन में करती है। वे तीनों लोग मिलकर एक साथ 3,300 रुपए का काम करते हैं। ऐसा क्वेश्चन में मान लो लिखा तो है भुगतान किया है उन लोगों को, तो इसका मतलब उन्हें इतने रुपए मिले हैं। भुगतान में अंजलि का हिस्सा कितने % होगा या कितने रुपए होगा? सीमा किसी काम के लिए 120 दिन में करती है, अंजलि उसी काम को 144 दिन में करती है, और सोनिया इसी काम को 180 दिन में करती है। अब ये तीनों लोग इतने इतने दिन लगा रहे हैं भाई। सबसे कम सीमा ने लगाए हैं, फिर उससे ज्यादा अंजलि ने लगाए हैं, फिर सोनिया ने लगाए हैं। तो जिस व्यक्ति ने कम दिन लगाए, इसका मतलब वही तो मेहनत है भाई। एक ही काम कराना है आपसे, ये 120 दिन में कर रही है, 144 में, ये 180 में। तो जो व्यक्ति ज्यादा दिन लगा रहा है उसी ने कम काम कर रहा है, उसी को पैसा कम मिलेगा। अब यहां से सबसे पहले पता करोगे आखिर टोटल काम कितना है,
क्योंकि जिस हिसाब से इनकी क्षमता होगी, जिस हिसाब से ये एक दिन में किस रेशियो से काम कर रहे होंगे ये पता करो। तो पहले टोटल काम पता कर लो, कुल काम, टोटल वर्क कितना होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा 120, 144 और 180। तीन संख्याओं का लासा क्या होगा, इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या या तो उतना होगा या उससे भी ज्यादा। 180, 144, 120 अगर आप अलग निकालना चाह रहे हो इनका लासा, तो डायरेक्ट वैसे तो इसे 2 से काटना चाहिए, 3 से, इस तरह से आप फैक्टर कर लो। अपने लोग इसे डायरेक्ट 12 से काट रहे हैं। 12 से काटेंगे 10 पर, 12 से काटेंगे 12 पर, 12 से काटेंगे 12 छंग 72, 12 पंजे 60। इसके लिए देखो अगर 2 से काटेंगे तो ये 5 पर, ये 6 पर, ये 2 से कटेगा नहीं। 5 से इसे काटोगे तो ये आ जाएगा, 5 से काटेंगे 1 पर, ये कटेगा नहीं, और ये आ जाएगा 15 पर। तो यहां पर बचा है 6। इन सबका एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 12 दूनी 24, पंजे 120, 120 दूनी कितना हो जाएगा 240, और 240 क्योंकि 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 720। टोटल काम कितना होगा 720। अच्छा, अगर यहाँ पे आपके मन में ये आए कि ये एलसीएम सही ना लेकर अगर बाई मिस्टेक आपने गलत कर दिया, क्योंकि 720 से बड़ी संख्या ले ली, तो क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा? ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 720 या इससे कटने वाला जब आप नंबर लोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में गुणा भाग कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे बिल्कुल सही एलसीएम आप नहीं ले रहे हो तो क्वेश्चन गलत फिर भी नहीं होगा। 720 काम है, ये टोटल काम है, या कह लो इतनी कुर्सियां बननी है, ये इतने दिन लगा रही, 120 दिन सीमा लगा रही इतनी कुर्सी बनाने में। मान लो तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगी, क्षमता निकालना है। 720 के लिए 120 से भाग करोगे, इसकी क्षमता आ जाएगी 6, और 720 के लिए अगर 144 से भाग करोगे इसकी क्षमता 5 आएगी, और 720 के लिए अगर 180 से भाग करोगे इसकी क्षमता 4 आएगी। यानी सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है, सीमा की। लेकिन हमें सीमा से मतलब नहीं है, हमें तीनों लोगों से मतलब है। इन तीनों लोगों को 6 और 5 11 और 4 15 रुपए मिलने चाहिए, जबकि 15 रुपए आप बता रहे हो और क्वेश्चन में कहा है इनके लिए 3300 रुपए दे दिए हैं। 15 अनुपात इसके बराबर है, तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 3300 के बटे में 15 लिखोगे। अपने लोगों को बताना है अंजलि का हिस्सा, तो अगर अंजलि को बताना है तो अंजलि को तो आप कितने हिस्से दे रहे हो, 5 अनुपात दे रहे हैं। जब अंजलि को 5 अनुपात देंगे तो 5 से गुणा करो। इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता सीमा का हिस्सा बताओ, तो सीमा को 6 हिस्से देने, तब 6 से गुणा करो। इसी में पूछा जाता सोनिया को बताओ, तो सोनिया को 4 हिस्से दे रहे हैं, 4 से गुणा करो। इसी में कहा जाता कि अंजलि और सीमा को कितने मिलेंगे, अंजलि और सीमा यानी 6 और 5 11, तब 11 से गुणा करते। 5 से इसे काटेंगे 3 पर, 3 से इसे काटेंगे, ये आ जाएगा 1100, और 1100 दे रखा है दूसरे विकल्प में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, अम्ल और पानी 7:4 दे रखा है। फिर कहा है इसमें 2 लीटर पानी मिला दे तो ये अनुपात 7:5 हो जाता है। ये 7:5 कब हुआ है, जब 2 लीटर पानी बढ़ा दिया है। अब ये क्वेश्चन बड़े आसान लेवल का बन गया, क्योंकि इधर का रेशियो सेम दे रखा है। अगर ये सेम नहीं दिया होता तब क्वेश्चन में थोड़ी बहुत दम थी। अब डायरेक्ट आप चीज समझ पा रहे होगे, ये तो वैसा ही रहा है क्योंकि पानी बढ़ाया है ना, तो अम्ल तो बिल्कुल वैसा रहा है और वैसा दिख भी रहा है, तो कोई उधर वाले से तो कोई मतलब नहीं है। 4 से कोई चीज 5 हो गई तो आप कहोगे 1 अनुपात बढ़ गया है, लेकिन ये बड़ा कब था, जब 2 लीटर बढ़ गया है पानी। तो 1 अनुपात किसके बराबर है, 2 लीटर के। हमसे पूछा है उस मिश्रण में अम्ल कितना है, तो कहोगे अम्ल तो 7 अनुपात था, तो 7 अनुपात का मतलब कितना हो गया, 1 अनुपात किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो 7 दूनी
14 लीटर अपना आंसर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता बताओ पानी पहले कितने लीटर था, तो 4 गुणा 2 कर देते 8 लीटर आता। पानी अब कितने लीटर है, तो ये बन जाता 5 गुणा 2 10 लीटर हो जाता। अम्ल पहले कितना था, तो जितना अम्ल पहले होगा उतना ही अब होगा, क्योंकि अम्ल नहीं बढ़ा है, मिश्रण में पानी बढ़ाया है, इसलिए चाहे अम्ल पहले वाला पूछो चाहे बाद वाला पूछो ये तो सेम रहेगा 14 लीटर, और दोनों में आपको सेम दिख भी रहा होगा। पानी पहले कम होगा अब बढ़ गया है, तो 14 लीटर कहां दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखो, एक स्कूल में इतने छात्र हैं, ये क्या है, कुल बच्चे हैं, लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, 13:15 है। ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 13:15। ये रेशियो में दे रखा है। अगर आपसे कहा जाए हमारे हिसाब से 13 और 15 कितना होता है, 28 होता है, तो टोटल 28 अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, भाई कुल बच्चे 560 है, तो ये 28 अनुपात के बराबर होगा। 28 से इसे काटेंगे तो 20 पर आएगा। 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 20 के, तो 13 अनुपात किसके बराबर होगा, यहां 20 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 260, और यहां 20 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 300। इतने लड़के हो गए और इतनी लड़कियां हो गई। अगर लड़कों की संख्या पूछता तो 260 आंसर होता, लड़कियों की संख्या पूछता तो 300 आंसर होता। कहा है स्कूल में 40 लड़के और आ जाएं तो अब लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा। अगर 40 लड़के और आ गए हैं तो यहाँ 40 जोड़ दो, जब 40 जोड़ेंगे तो ये 300 होगा, और ये लड़कियां वैसे ही 300 रहेंगी। 300 और 300 अगर सेम अनुपात है तो आप जानते हैं उसे 1:1 कहते हैं, क्योंकि ये कट जाएगा। 1:1 कहां दे रखा है, पहले ऑप्शन में दिया हुआ। यहां लिखा है एक्स एक काम को 16 दिन में कर सकता है, एक्स किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, वाई उसी काम को 80 दिन में कर सकता है, और जेड के साथ मिलकर ये तीनों लोग इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम कितना होगा, सबसे पहले ये पता कर लो। टोटल वर्क 16, 80 और 6 से कटने वाली एक संख्या होगी। 16 पंजे 80 होता है, तो 16 तो यहाँ काउंट हो गया, 2 तियां 6 और 2 यहां भी लिखा है, यानी ये 80 तियां 240 टोटल काम होगा। अगर आप 240 के अलावा कोई और संख्या मान लेते हैं क्वेश्चन तब भी हो जाएगा, लेकिन फिर आपको उस लेवल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन बहुत कठिन बन जाएगा। इसीलिए आप लोग जानबूझकर यहाँ पर ऐसी संख्या लिखते हैं जो तीनों से कट जाए, और तीनों से कटने वाली संख्या को एलसीएम कहेंगे। आप कहो हम तो 480 मानेंगे, भाई इससे भी ज्यादा, क्वेश्चन तब भी हो जाएगा। अगर कहीं दो इनसे कटने वाली संख्या नहीं मानी तो आपको आंसर लाने में बड़ा दिक्कत लगेगी, फ्रैक्शन का क्वेश्चन बनेगा। फिर ये 240 को 16 से भाग करोगे तो हमें पता लग जाएगा एक्स की क्षमता। 240 के लिए 80 से भाग करो और 240 के लिए 6 से भाग करो, तो कितनी इफिशिएंसी आएगी देखो इनकी। 16 से काटेंगे तो ये 16 एकम 16, 16 पंजे 80, ये 8 तियां 24, 6 से काटेंगे 6 चौक 24, यही तो आ जाएगा। देखो अब करना क्या है, अपने लोगों को ये बताना था जेड कितने दिन में करेगा, तो जेड की इफिशिएंसी निकालो भाई। एक्स की कितनी है, 15 है, वाई की कितनी है, 3 है, और इन तीनों लोगों की इफिशिएंसी कितनी है, इन तीनों लोगों की अगर इफिशिएंसी देखोगे तो 40 है। 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18। अगर इनको जोड़ेंगे तो 18 होगा, तो जेड का मान निकालना है। 40 में से 18 कम करोगे 22 आ जाएगा, यानी जेड जो है वो एक दिन में 22 यूनिट काम कर रहा है। हमें बताना है कि जेड इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो जेड इस पूरे काम को, भाई काम कितना है 240 और एक दिन में 22 काम करता है, यही आंसर हो गया। 2 से इसे काटेंगे 120 और 2 से इसे काटेंगे 11, 120/11 चौथे विकल्प में दिया हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखिए, दो लड़के एक 90 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है एक पुल है, ये इसका एक किनारा ये है जिसे पहला छोर कहेंगे, ये दूसरा किनारा है। एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है इस तरह से, और एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये क्या कर रहे हैं, पहले वाला किसी की भी चाल इसमें मान सकते हो, ये जो है वो 10 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से चलेगा और ये 8 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से चलेगा। विपरीत चाल से चल रहा है, ये वाला लड़का इधर जाएगा और ये वाला लड़का इधर जाएगा। तो इनकी जो सापेक्ष चाल होती है, कभी भी विपरीत वाले क्वेश्चन में चाल जुड़ जाएगी और एक ही दिशा में अगर जा रहे हैं तो चाल घट जाएगी। क्या कहा है, एक दूसरे से कितने मिनट के बाद मिलेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा भी आपसे आ सकता है कि वो कितने समय के बाद एक दूसरे को पार करेंगे। यहाँ पे पूछ लिया कितने समय के बाद मिलेंगे। समय अपने लोगों से पूछा है, चाल यहाँ दे रखी है और इस पुल की लंबाई कितनी है। ये दोनों लोग जब ऐसे चलकर आएंगे तो ये कितने समय बाद, मान लो यहाँ मिल रहे हैं तो भाई ये वाला इतनी दूरी चल के आया, ये वाला इतनी दूरी, तो टोटल दूरी तो ये 900 ही मानेंगे। कुल दूरी तो 900 ही चलकर आ रहे हैं। समय पूछा है, समय बराबर आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये समय बराबर दूरी बटे चाल। बस इस कॉन्सेप्ट को याद कर लो, कुछ भी नहीं है। दूरी कितने की मानोगे, 900 मीटर की, और चाल कितनी मानोगे, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। जब जुड़ जाएगी तो ये 10 और 8 कितनी हो जाएगी, 18 मीटर प्रति मिनट। 18 से काटेंगे 5 पर, 18 पंजे 90 और ये 0, मीटर से मीटर गया। 50 मिनट अपना आंसर होगा और 50 मिनट पहले ऑप्शन में दे रखा है। इस तरह से आज की इस क्लास में आप लोगों को पूरा एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा दिया है। जो सिलेबस एसएससी जीडी का है वो आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, वही सिलेबस रेलवे एनटीपीसी का है और वही सिलेबस आरपीएफ कांस्टेबल का है। तो आप लोग अगर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार कर लेते हैं, 3 चीजों का मैथ आपका तैयार हो जा रहा है। रेलवे का भी मैथ तैयार हो जा रहा है, आरपीएफ का भी मैथ तैयार हो जा रहा है और एसएससी जीडी का भी तैयार हो जा रहा है। अच्छे से आप पूरी क्लास तैयार कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं, और आपको अगर अपनी पसंद का कोई भी पीडीएफ सॉल्व करानी है तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, जिससे आपकी पीडीएफ फाइल को सॉल्व कराया जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी आपको? अगर क्लास अच्छी लग रही भाई तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए मैथ का डर खत्म पर जाकर विजिट करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।